नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का चुनाव मंच। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब मंच पर हमारे साथ एक ऐसे नेता मौजूद हैं जो मध्य प्रदेश में अपने बेधड़क और बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। आप 5 बार के विधायक रहे हैं, पूरी जी जान से जनता की सेवा करने में जुटे हुए हैं और इनके बारे में खास बात है, अपने बयानों को, अपने तरकश के तीरों को बाहर निकालने के बाद इसे वापस दोबारा नहीं लेते हैं। ये कहते हैं कि मैं असंभव को संभव करने के लिए जाना जाता हूं। जोरदार तालियों से स्वागत करें मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का। बहुत स्वागत सर आपका। नमस्कार। कमल जी, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा, जब मैं मध्य प्रदेश आती हूं, यहां पर अपने सहयोगियों से बात करती हूं, यहां के लोगों से पूछती हूं कि कमल पटेल जी कौन है, कमल का फूल लेकर चलते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो असंभव को संभव करने वाले नेता हैं। दिग्विजय जी कहते हैं असंभव, वो कहते हैं संभव। हरदा नहीं बनेगा जिला, वो कहते हैं क्यों नहीं बनेगा, बनेगा। तो ये असंभव से संभव तक का सफर सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। क्रांतिकारी कदम बताएं। देखिए, मेरा सौभाग्य है कि पवित्र मां नर्मदा जो अमरकंटक से निकली है, गुजरात के समुद्र में जाके मिली है, और नाभि स्थल है हंडिया, हरदा के पास, और मेरा गांव वहां से 10 किलोमीटर है। तो मैं मां नर्मदा की नाभि से कमल निकला है और उनका आशीर्वाद है, और इसलिए मां का जिस पे आशीर्वाद हो तो असंभव संभव हो जाता है, नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। दूसरा, मैं जिस गांव में पैदा हुआ वो मेरा गांव है राता तलाई, जहां पीने का पानी भी 4 किलोमीटर दूर से लाते थे। एक सड़क नाम की कोई चीज नहीं थी। जब मैं हरदा पढ़ता था और रक्षाबंधन पे बहन से राखी बंधाने घर आता था, तो मेरे घर वाले मेरे लिए घोड़ा भेजते थे, घोड़े पे बैठ के आता था। लेकिन मेरे बाकी साथी पैदल आते थे क्योंकि उनके पास घोड़े नहीं थे। नदी नाले पार करके आना पड़ता था, घोड़ा तैरते हुए निकलता था, कहीं गिर गए तो बह जाते थे, कई लोग बह गए। और इसलिए मन में एक टीस थी मेरे कि मेरे गांव में पीने का पानी क्यों नहीं है, सड़क क्यों नहीं है, हम लालटेन में पड़े हैं, चिमनी में, और इसलिए बिजली भी होना चाहिए। गांव के साथ इतना अन्याय क्यों। मेरे ताऊ थे सरपंच, और उस समय तो कांग्रेस का बोलबाला था, तो वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे। लेकिन जब मैं 9th पढ़ता था तब मैंने मेरे ताऊ से कहा, जब इमरजेंसी लगी, कि मैंने किस कांग्रेस का विरोध करो, और अपने गांव में आपने कहा था कि कांग्रेस के विधायक आए थे कि पानी कर देंगे, हैंडपंप लगा देंगे, लेकिन 5 साल क्या 10 साल हो गए नहीं लगा। तो मेरे ताऊ ने उस समय जनता पार्टी का काम किया। मैंने भी बचपन में शुरू में जनता पार्टी हल्दर किसान का काम किया। कांग्रेस और सत्ता के खिलाफ मेरे अंदर टीस थी, क्योंकि नेता आते हैं चुनाव के समय, वादे करके जाते हैं, 5 साल पलट के नहीं आते। और इसलिए मैं खिलाड़ी बनना चाह रहा था। मैं वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन खेलता था, और मैं वहां मुझे पुरस्कार मिला तो मैंने कहा मेरे घर वाले थानेदार बनाना चाहते थे, क्योंकि उस समय गांव में थानेदार का जलवा होता था। तो मुझे पढ़ने इंदौर भेज दिया। मैंने कहा अगर मुझे स्पोर्ट्स से कोटे से अगर नौकरी लगा, लेकिन मेरा फर्स्ट ईयर में हाथ फ्रैक्चर हो गया इंदौर में, तो मेरा खेल बंद हो गया। तो मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विद्यार्थी परिषद से जुड़ गया, और थानेदार बनना की बजाय एक जन सेवक बना। और वही मेरी टीस कि मेरे गांव में पीने का पानी नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, खेती सूखी है, ये होना चाहिए। गांव का विकास होना चाहिए। शहर में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सब है, गांव के साथ अन्याय क्यों। और इसी टीस ने मुझे राजनीति में लेकर आई। और जब मैं भारतीय जनता युवा मोर्चे का जिला अध्यक्ष बना, तो मंडी के अंदर किसानों के साथ लूट होती थी, 2-2 किलो अधिक तोलते थे, मैंने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। आप किसान पर आ गए, कृषि मंत्रालय आपके पास है, इतनी क्रांति आपने अपने जीवन में की। देखिए, लेकिन सर सुनिएगा कि आज कांग्रेस पार्टी आप पर आरोप ये लगाती है कि हमारी 18 महीने की सरकार में जो हमने कर दिखाया, ये 18 साल में नहीं कर पाए। ओहो, इतनी बड़ी झूठ किसी के गले उतर रही है क्या? अरे वो कहते कर्ज माफी हुई, कर्ज माफी। देखिए, मैं शुरुआत बता रहा हूं कि कांग्रेस ने 60 साल राज किया, नकली गांधी बनकर 60 साल राज किया, लेकिन गांधी जी का एक सपना साकार नहीं किया। गांधी जी क्या चाहते थे? इस देश के अंदर राम राज आना चाहिए, यानी ईमानदार शासन आना चाहिए, स्वच्छता होना चाहिए, सामाजिक समरसता होना चाहिए, देशभक्ति की भावना जगना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने इनके सबके विपरीत किया। 60 साल में एक शौचालय नहीं बना पाए, 60 साल में एक पक्का मकान नहीं दे पाए, 60 साल में एक पीने का शुद्ध पेयजल नहीं दे पाए।
60 साल में कहीं गांव में 1 किलोमीटर सड़क नहीं बनाई, कहीं पुल पुलियां नहीं बनाई, बिजली नहीं दे पाए, किसानों को सिंचाई के लिए व्यवस्था नहीं कर पाए, जबकि 80% लोग गांव में रहते हैं, शहर में 20% लोग रहते हैं। लेकिन मालूम है आपको, अटल जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले जहां 20% लोग रहते हैं, वो बजट का 80% भारत सरकार खर्च करती थी, और जो गांव में 80% लोग रहते हैं वहां 20% खर्च करती थी। इसलिए गांव पिछड़ गया, शहर आगे बढ़ गया, शहर हो गया इंडिया, गांव हो गया भारत। भारत को बहुत पीछे किया। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने गांधी जी के सपनों को साकार करना शुरू किया कि जो विकास का पहिया उल्टा घूम रहा था उसको सीधा किया। उन्होंने कहा जहां जितनी जनसंख्या, सबका साथ सबका विकास। तब तक जब आजाद हुआ था भारत, तब 80% लोग गांव में रहते थे, लेकिन 12% और शहर में आ गए, 32% शहर में, 68% गांव में रहे। और अटल जी ने कहा कि अब बजट 68% गांव पे होगा और 32% शहर पे खर्च होगा। और इसलिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आई, जो गांव में सड़कें बनाई। आज हर गांव पक्की सड़क से जुड़ा हुआ है। तो मैं स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। पूरे देश का गांव को उन्होंने सही मायने में आजादी दिलाई सड़क बनाकर। एक, पेयजल की व्यवस्था की। दूसरा, किसान। मैं पहले किसान हूं, बाद में मंत्री हूं, विधायक हूं। किसानों के साथ इतना अन्याय किया, गांव के साथ किसान मानते नहीं थे गांव में इंसान रहते हैं, खेती सिर्फ खेती करने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन किसान कर्ज में पैदा होता था, कर्ज में मरता था, कर्ज में औलाद को छोड़ के जाता था। क्योंकि इस देश के अंदर 76% किसान सीमांत और लघु यानी 5 एकड़ से नीचे हैं। मैं मध्य प्रदेश का उदाहरण देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में 1,03,000 किसान हैं जिनके नाम पे जमीन है। 48 लाख किसान ऐसे हैं जो 2.5 एकड़ से नीचे यानी 1 हेक्टेयर से नीचे। 48 लाख ये कर्ज में पैदा होते हैं, कर्ज में मरते हैं, कर्ज में ही औलाद को छोड़ के जाते हैं। जीवन भर घाटे की खेती करते हैं, लेकिन फिर भी मजबूरी है खेती करना। दूसरा, 2.5 एकड़ से 5 एकड़ के हैं 28 लाख, यानी 76 लाख किसान 5 एकड़ से नीचे। ये हमेशा कर्ज में ही पैदा होते थे, लेकिन कांग्रेस ने इनके लिए कभी चिंता नहीं की। और 25 एकड़ से 5 एकड़ से लेकर 25 एकड़ के 23.5 लाख। और हमारे जैसे किसान जो बड़े हैं वो मात्र 0.63% है, यानी 63,000। बस इन्हीं की चिंता की, 63,000 की। इन्हें सुनो, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बीमारी को पकड़ा। देखो, कोई भी व्यक्ति अस्वस्थ होता है तो पहले उसकी जांच होती है कि उसको बीमारी क्या है। कांग्रेस तो बीमारी नहीं समझ पाई, देश की समस्या क्या है। नहीं, लेकिन कमल जी, ये तो कमलनाथ कहते हैं 18 महीने की सरकार में हमने 29 लाख किसानों के कर्ज माफ करने का काम किया। तो मोदी जी ने इस समस्या को पहचाना, इस बीमारी को पकड़ा और इन 76 लाख किसानों की चिंता की है। किसान सम्मान निधि लाकर ये 2-2 हजार करके 6,000 भारत सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी 2-2 हजार करके 6,000, यानी 12,000 रुपया हर किसान को। जो पति पत्नी नाबालिग बच्चे, एक परिवार, अगर मैं हूं किसान, मेरे पास 5 एकड़ जमीन है और मेरे 4 बेटे हैं, चारों की शादी हो गई तो उनको भी 4-4 1-1 एकड़ आई, हिस्से में 1 एकड़, तो हमको 60,000 रुपए साल का मिल रहा है, जिससे हम खाद, बीज, दवाई और निदाई गुड़ाई और साथ में किराने का सामान भी ला सकते हैं। यानी जीरो बजट हो गया। जो हम 10 रुपए सैकड़े में कर्ज में लेते थे, आज हम कर्ज मुक्त हो गए। और उसके कारण ये 76 लाख किसान अब कर्ज मुक्त हुआ है। आत्महत्या करता था कांग्रेस के राज में, अब नहीं कर रहा है। घाटे की खेती करता था, अब लाभ का धंधा बनी है। और अब किसान को एमएसपी वाला नहीं, एमआरपी वाला बना रहे हैं। एमआरपी का मतलब होता है उच्चतम खुदरा मूल्य और एमएसपी का मतलब होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। यानी देश के अंदर आजादी के 75 साल के बाद भी लोग एमएसपी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ये कांग्रेस की गलत नीतियों का परिणाम है। मोदी जी ने कमल जी, मेरे किसानों सवाल को का कहा, भी तो जवाब आप देते हैं। कमलनाथ जी जो कहते हैं कि हमने कर्ज माफ किया, कर्ज माफ हुआ या नहीं हुआ? देखिए, मैं कमलनाथ जी से, कांग्रेस के नेताओं से, मीडिया से पूछना चाहता हूं कि अगर कमलनाथ जी और कांग्रेस उनके जो वचन दिए थे, देखिए पहले कांग्रेस ने कहा घोषणा पत्र निकाला जाए, तो कमलनाथ जी ने, कुछ लोगों ने कहा कि अपन ने आज तक कौन सी घोषणा पूरी कर दी, कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र लाएंगे कोई विश्वास नहीं करेगा। और इसलिए क्या करें, बोले ये देश राम का देश है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। इसलिए वचन दीजिए तो देश की जनता बहकाव में आ जाएगी, वचन पर विश्वास करती है। इसलिए वचन दिया गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस 10 दिन में अगर 2 लाख का कर्जा माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। ये किसने कहा था? राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने। लेकिन 10 दिन में राहुल गांधी ने तो कर्जा माफ हुआ
उन्होंने बदला। 15 महीने कमलनाथ जी रहे, खुद राहुल गांधी हट गए। अब इस बार लिया है इन्होंने प्रियंका कमल जी, आपने उनकी सरकार नहीं रहने दी। कोई कर्जा माफ नहीं हुआ 2 लाख का किसी किसान का, न किसान का कर्जा माफ। एक मिनट मीनाक्षी जी सुनिए, इन्होंने कहा था 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, एक किसान का कर्जा माफ नहीं कहा। दूसरा, इन्होंने कहा था कि स्व सहायता समूह चाहे सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, हम सारा कर्जा माफ करेंगे सरकार आते से ही। एक स्व सहायता समूह का 15 महीने में कर्जा माफ नहीं किया। 2, तीसरा, युवाओं से कहा था कि हम रोजगार देंगे और नहीं तो 4000 बेरोजगारी भत्ता देंगे ढोर चराने वालों को भी। एक बेरोजगार को रोजगार नहीं दिया, ना किसी को बेरोजगार भत्ता दिया। चौथा, इन्होंने तो विधवाओं को नहीं छोड़ा, इन्होंने वृद्धों को नहीं छोड़ा, इन्होंने निराश्रित को नहीं छोड़ा। उनसे कहा था कि 1000 पेंशन कर देंगे। अब मान लो मैं ही वृद्ध हूं, अब कोई मेरे को सहायता नहीं कर रहा है और मुझे 300 रुपए मिल रहे हैं, अब मेरे को 1000 मिलेंगे तो मैं सोचूंगा वोट दे दें, 1000 मिलेंगे 3 गुना मिलेंगे। उस चक्कर में कांग्रेस को कुछ लोगों ने वोट दे दिए, सरकार में जैसे तैसे आ गए, लेकिन सरकार में आते से ही सारे वादे वचन भुला दिए और सिर्फ लूट खसोट की। और इसलिए जनता, ज्योतिर्दित्य सिंधिया जी ने जब कहा इनसे, कमलनाथ जी से मीटिंग में, विधायक मंत्री मेरे साथ है, तुलसीराम सिलावट जी, महेंद्र सिंह जी और जितने भी, उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी अपन ने जो वचन दिए वो पूरे करें। तो कमलनाथ जी का जवाब क्या था? बोले सिंधिया जी, आज तक कांग्रेस ने कौन से वचन वादे पूरे कर दिए जो मैं करूंगा? कब किया अपन ने? अब तो सत्ता में आ गए, खाओ पियो हाथ मत आओ। ये तो जनता 5 साल आपका कुछ नहीं बिगड़ रहा, फिर देखेंगे। तो ज्योतिर्दित्य सिंधिया जी ने क्या कहा? बोले आप तो हो गए 73-74 के, थोड़े दिन में निपट जाओगे, मैं तो 50 साल का हूं, मुझे तो अभी 30-40 साल राजनीति करना है और इसलिए मैं वचन से पीछे नहीं हट सकता और मैं जनता में किस मुंह से जाऊंगा। और इसलिए उन्होंने कहा कि मैं सड़क पे आऊंगा, तो उन्होंने कहा आ जाओ। तो वो तो सड़क पर नहीं आए, लेकिन कांग्रेस को सड़क पर ला दिया, कमलनाथ को सड़क पर ला दिया, दिग्विजय सिंह को सड़क पर ला दिया और इस्तीफे देकर मंत्री ने, विधायकों ने इस्तीफे दिए, 22 ने इस्तीफे देकर आए। और जो तुलसी सिलावट जी 2200 वोट से जीते थे और जब वो भारतीय जनता पार्टी में आए तो 54,000 से जीते। जो डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी 5000 से जीते थे, वो भाजपा में आए, कमल के फूल के साथ आए तो 64,000 से ऊपर वोट से जीते। यह है, अगर कमलनाथ जी तुमने 15 महीने में अच्छा कार्य किया होता तो बताओ आपकी सरकार क्यों जाती है? आप 64,000 से क्यों हारते? क्योंकि इस 15 महीने में जैसे भूखा व्यक्ति रहता ना, तो ये सत्ता से बाहर थे 15 साल और इसे जैसे ही सत्ता मिली तो ऐसे टूट पड़े, कर्मचारी, अधिकारी, व्यापारी, उद्योग, किसी को नहीं छोड़ा सिवा लूटने के। और इसलिए जनता के साथ इन्होंने छल किया, धोखा दिया, तो जनता ने ऐसा धक्का दिया, ऐसी लात मारी इनको कि हमेशा के लिए खत्म। अच्छा कमल जी, लेकिन आप जिस छिंदवाड़ा के लिए इतना कह रहे हैं, जिन कमलनाथ के ऊपर आप आरोपों की एक के बाद एक बौछार किए जा रहे हैं, वो तो कमलनाथ जी ओन करके कहते हैं। कमलनाथ जी कहते हैं मैं जिस छिंदवाड़ा का हूं, वहां का सांसद मेरा, वहां का विधायक मेरा, वहां का मेयर मेरा, वहां की जिम्मेदारी तो आपको दे दी। अब बताइए किसका कमल खिलेगा? देखो, मैं छिंदवाड़ा का प्रभारी मंत्री हूं। कमलनाथ जी कहते हैं छिंदवाड़ा मॉडल, छिंदवाड़ा मॉडल। छिंदवाड़ा मॉडल क्या, मैं बताता हूं आपको। जब तक कांग्रेस की सरकार रही, छिंदवाड़ा में गांव में कहीं सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, सिंचाई नहीं थी, कुछ नहीं था। जब शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने तो छिंदवाड़ा की चिंता की, गरीबों की, आदिवासियों की और क्षेत्र की, जिसके कारण विकास हुआ है। तो आज मेडिकल कॉलेज है तो भारतीय जनता पार्टी के कारण है, गवर्नमेंट कॉलेज है तो भारतीय जनता पार्टी की, सड़कें हैं, सिंचाई है, डैम है। इन्होंने तो आने के बाद 500 करोड़ रुपया एडवांस दे दिया ठेकेदार को और जब मैंने जांच कराई वहां तो 5 करोड़ के भी पाइप नहीं मिले, तो FIR हुई है, जेल गए हैं ठेकेदार और अधिकारी और कमलनाथ जी बाल बाल बच गए। ये जाएंगे जेल और इस बार इनको जेल भेजेंगे। कोई मॉडल नहीं है, मैं बता रहा हूं। 15 अगस्त को मैं झंडा वंदन करने गया प्रभारी मंत्री के नाते, हमने भारत माता की जय बोली, तिरंगा विश्व विजय, तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, हमने जय बोली। आप एक वीडियो देखिए, कमलनाथ जी ने कांग्रेस कार्यालय पर झंडा वंदन किया, नकुलनाथ जी साथ में थे, कांग्रेस के नेता। जैसे ही झंडा वंदन किया तो भारत माता की जय बोलने के साथ उनके जो कार्यकर्ता हैं वो नकुलनाथ जिंदाबाद, कमलनाथ जिंदाबाद कर रहे हैं, न भारत माता की न तिरंगे झंडे की। कांग्रेस खत्म है, वहां कुछ नहीं है, सिर्फ पेड वर्कर है कमलनाथ जी के। आप हरा क्यों नहीं पा रहे कमलनाथ जी को? फिर कमलनाथ जी को हरा क्यों नहीं पाते आप? इस बार हरा, लगातार जीतते हैं वो। इस बार आप लिख लीजिए 3 तारीख को आप और हम मिलेंगे, मैं आऊंगा। आप कहेंगे कमल पटेल जी आपने जो कहा सही कहा, कमलनाथ जी भी हारेंगे और सातों के सातों विधानसभा भी वो हारेंगे। असली कमल वहां पहुंच गया, नकली कमल भागेगा और नाथ होंगे अनाथ, क्योंकि इन्होंने जनता के साथ चल किया। हमने एक रथ निकाला इनकी विधानसभा में,
छिंदवाड़ा विधानसभा में 210 गांव 110 गांव में घूम के आया है। हमने वहां अनाउंस कराया कि कमलनाथ चुनाव विधायक बनने के बाद में आपके गांव में आया, आपके साथ फोटो हो, तत्काल फोटो बताओ, 5,000 तत्काल नगद, उसके बाद में बम्पर इनाम ट्रैक्टर देंगे। लेकिन 110 गांव में कोई 5,000 लेने नहीं आए, एक गांव में नहीं गए। आपने ये भी चुनौती दी थी कि कमलनाथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो लड़ रहे हैं चुनाव, आज उनके टिकट अनाउंस हो गए। लड़ रहे हैं इसलिए कि चुनौती दे दी हमने, तो वाकई में नहीं लड़ते वो। नहीं तो मैं इसको अब दूसरे तरीके से रखती हूँ। कमल जी, अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि कमलनाथ चुनाव हार रहे हैं, बिल्कुल, तो आप प्रभारी क्यों बने? आपने खुद ने आमने सामने की लड़ाई क्यों नहीं चुनी? देखिए, चुनाव तो कमल का फूल ही लड़ रहा है सब जगह। 230 विधानसभा में कमल का फूल चुनाव लड़ रहा है। कमल का फूल हमारा उम्मीदवार है, हम तो निमित्त हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने जिसको उम्मीदवार बनाया है, बंटी साहू, वो हमारा युवा मोर्चे का अध्यक्ष रहा है, बीजेपी का जिला अध्यक्ष है और जबरदस्त काम कर रहा है, और वही रथ लेके निकला है। और कमलनाथ जी का एक गांव में नहीं गए। मैं बताऊं, एक शहीद हुआ था वहां, पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना जी का गांव है 7 किलोमीटर पे। वो शहीद के जैसे मुझे पता लगा, मैं यहां से तत्काल गया, उनकी अंत्येष्टि में शामिल हुआ, उनको श्रद्धांजलि दी, उनके परिवार को सांत्वना दी। लेकिन कमलनाथ जी वहां होते हुए भी न कुलनाथ गए, न कमलनाथ गए। यानी वहां के लोगों को ये गुलाम समझते हैं, ये सोचते हैं कि मेरे पास पैसा है, मैं उसके बल पे मैनेजमेंट करके चुनाव जीत जाऊंगा। लेकिन हमने वहां की जनता का स्वाभिमान जगा दिया है, पुरुषार्थ जगा दिया है। अब वहां की जनता स्वाभिमानी पुरुषार्थी है, इनके चक्कर में नहीं आएगी और नाथ को अनाथ करेगी, और कमल का फूल असली खिलेगा और छिंदवाड़ा का सही विकास होगा। कमल जी, जिस आप मैंडेट की बात कर रहे हैं कि कमलनाथ भी हार जाएंगे, वहां भी कमल का फूल खिलेगा, एक नई तरीके की चर्चा शुरू हो गई है पूरे देश में, और वो चर्चा हो रही है जातिगत जनगणना की। आप देखिए, मुख्यमंत्री साहब ओबीसी समुदाय से आते हैं, आप, और जिस तरीके की चर्चा चल रही है, प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ जाती हैं तो वहां कहती है जातिगत जनगणना होगी, राहुल गांधी कहते हैं कास्ट सेंसस होगी, राजस्थान में तो अशोक गहलोत जी तो नोटिफिकेशन निकाल देते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी विचलित होती है जातिगत जनगणना की बात से? देखिए, यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का। हमारे लिए देश पहले, फिर पार्टी और फिर मैं। कांग्रेस के लिए देश कहीं जाए, डूबे तो डूबे, पार्टी डूबे डूबे वो पप्पू को लाएंगे, है ना, डुबा दी पूरी पार्टी को। और इसलिए ये सत्ता के लिए ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। पहले कांग्रेस नारा देती थी जात पे न पात पर, है ना, लेकिन अब वही जातिवाद पे आ गई। यही हम कह रहे हैं कि कांग्रेस टुकड़ा टुकड़ा गैंग है, टुकड़ा टुकड़ा देश का करना चाहती है। इनको सत्ता के खातिर ये कुछ भी कर सकते। पहले तुष्टीकरण की नीति अपनाते थे, अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व, पहले भगवा में 1993 से विधायक हूं, जब दिग्विजय सिंह जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, और मेरे पास आए, बोले कमल ये भगवा ठीक नहीं लग रहा, इसको उतार दो। तो मैंने कहा दिग्विजय सिंह जी, तुम तो क्या, तुम्हारी 7 पीढ़ी आ जाए तो भी नहीं उतार सकती, और जाने के बाद में भी ये भगवा रहेगा। इस भगवे पे हमको गर्व है। ये शौर्य का प्रतीक है, ये त्याग का प्रतीक है, ये सहिष्णुता का प्रतीक है, और ये वीरता का प्रतीक है। जितने भी युद्ध हुए हैं, धर्म युद्ध, भारत ने इसी भगवा के नीचे, और जब सूर्य सुबह उदय होता है तो केसरिया ही होता है, और केसरिया हमारी आन बान और शान है। ये जीवन में तो क्या, जीवन के बाद भी नहीं उतरेगा। ये भगवा का विरोध करने वाले, ये भगवा को आतंकवादी कहने वाले, ये हाफिज को हाफिज जी कहने वाले, ये मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले, ये कश्मीर को अलग करने वाले भारत से 370 देकर, ये भारत के टुकड़ा टुकड़ा गैंग को जब वो कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह हजार हजार, तो उस समय राहुल गांधी कहता है ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो ऐसी मानसिकता रहे, ऐसे लोग, लेकिन कमल जी, ये जनता के बीच में किस मुंह से जाएंगे? अरे हमने, देखिए, मैं आपको जो जानकारी देने जा रही हूँ, हो सकता है आपके भी नजर में हो, यही मजे की बात है। आप अपना भगवा दिखा रहे हैं और कमलनाथ जी इतनी फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा दिखाती है और कहती है कि हम हैं सनातनी। देखिए, वोट के खातिर सब बन जाते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जो राम को कहते थे काल्पनिक है, अयोध्या में राम पैदा ही कहाँ हुए थे, वो तो काल्पनिक थे। ये राम मंदिर का विरोध करने वाले, ये शपथ पत्र देने वाले सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के वकील कि राम पैदा ही नहीं हुए, अब ये हनुमान भक्त बन रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, वो तो कहते हैं राजनीति का इस्तेमाल नहीं करते, धर्म और राजनीति में घालमेल नहीं करते। मीनाक्षी जी, इन्होंने अभी वोट के खातिर कथाएं कराई, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को ले गए, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी सनातन का काम किया, धर्म का काम किया। उन्होंने कहा जब हनुमान जी लंका गए थे तो तेल भी
रावण का, लंका भी रावण की और सोने की लंका भी रावण की, आग लगाई रावण की लंका में। तो बोले मैं भी आया हूं, करा रहे हैं कमलनाथ जी, खर्चा कर रहे हैं कमलनाथ जी, लेकिन मैं ब्रांडिंग राम की कर रहा हूं। तो वो उनको रावण बता गए। वो सब जानते हैं कि रावण कौन है, राम कौन है। ये जितनी जनता बैठी, सबसे पूछना चाहता हूं कि राम मंदिर के लिए किसने शुरू से लड़ाई लड़ी? हमने 4-4 सरकारें कुर्बान की, 4-4 सरकारें गई हैं हमारी राम मंदिर के लिए। मध्य प्रदेश की सरकार, हिमाचल की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार और राजस्थान की सरकार को कांग्रेस ने इसलिए गिराया कि आपने मस्जिद गिराई और राम मंदिर बनाने के लिए किया। तो जब 4-4 सरकार गिराने वाले ये नकली गांधी, नकली राम भक्त, नकली हनुमान भक्त, नकली हिंदू, इनको कोई जनता पसंद नहीं करती। और जनता देखिए, अब लोग, अब ये जी सोशल मीडिया का जमाना है, अब लोग जागरूक हो गए। पहले कांग्रेस ने अनपढ़ रखा 50-60 साल और देश पर राज कर लिया। मैं आज दावे से कह रहा हूं कि कभी भी अब कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी, हमेशा के लिए खत्म। नहीं, लेकिन कमल जी, जो पैटर्न है ना कांग्रेस का, जो उनका दक्षिण में दिखता है उससे अलग उनका बिहार में दिखता है, उससे अलग उनका उत्तर प्रदेश में दिखता है, और मध्य प्रदेश तक तो आते आते वो एकदम बदल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर ना हिंदू में विभाजन की बात वो करते हैं, ना वो तुष्टीकरण की राजनीति की बात करते हैं, ना पूरी तरीके से हिंदुओं का विरोध करते हैं और ना पूरी तरीके से मुसलमानों का समर्थन करते हैं। मैं तो खुला बोल रही हूँ। ये हृदय परिवर्तन मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा जादू है? देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, जो गांव गरीब और किसानों के मसीहा हैं, बहनों के भैया हैं, बच्चों के मामा हैं, युवाओं के हृदय सम्राट है और गरीब माता पिता के सरवन बेटा है, जो तीर्थ कराते हैं हवाई जहाज से। लेकिन कमलनाथ जी एक तो बूढ़े हैं, 76 साल के हो गए, है ना, हरे थाके हुए हैं, हताश हैं, सिर्फ इनके पास माल है, इसलिए कांग्रेस ने इनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया, सिर्फ पैसे के खातिर। इसके अलावा कोई उनमें गुण नहीं है। कांग्रेस के पास पैसा ही नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। क्योंकि मैं बता रहा हूं, एक बार कांग्रेस का एक बहुत अच्छा प्रश्न जवाब दे रहा हूं। कांग्रेस के एक नेता ने ट्वीट किया कि भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल 7 साल राज किया, 7 साल हुए थे जब, 7 साल राज किया, भाजपा का संगठन का बजट इतने 1000 करोड़, और कांग्रेस ने 60 साल राज किया, कांग्रेस का बजट ट्वीट किया कमलनाथ जी ने, इतना ये अंतर। तो मैंने उस पर रीट्वीट किया, जवाब दिया। मैंने कहा कांग्रेस ने 60 साल राज किया, देश को लूटा, पार्टी के नाम पर सत्ता में आए, लेकिन खुद के जेब भरे, पार्टी में जमा नहीं किया। जो चंदा आया वो भी कांग्रेस के नेता खा गए। यहाँ कांग्रेस का कार्यालय बना, वो भी नेताओं ने अपने नाम करा लिया। आज कांग्रेस फुटपाथ पे है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश के लिए, पार्टी के लिए फिर में, और इसलिए जितना भी चंदा आया हमारे पास, हमने पूरा का पूरा पार्टी में जमा किया। इसलिए कम समय में हमारा बजट पार्टी का ज्यादा, और कांग्रेस ने नेताओं ने अपनी जेब भरी, इसलिए कांग्रेस का बजट छोटा। यह अंतर है। कांग्रेस के नेताओं ने अपना जेब भरा, इसलिए देश गरीब रह गया, और कुछ नेता, कुछ मुट्ठी भर लोग अरबपति खरबपति हो गए। और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश की जनता को, 140 करोड़ जनता को अपना परिवार माना, और इसलिए जनता का साथ न्याय किया। उन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका साथ लेकर इस देश को स्वच्छ भी किया, इस देश को शक्तिशाली, समृद्धशाली, व्यवसायी बनाया, जनता का दिल जीता, विश्वास जीता, और इसलिए हम चुनाव भी जीतेंगे। तो ये तो है कमल पटेल जी के दावे। जैसा कि मैंने कहा था, बेहद बेधड़क बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, और खास तौर पर कमलनाथ जी पर तो वार करने से आप कतई नहीं चूके। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम इंतजार करते हैं थोड़ी देर में कमलनाथ जी हमारे साथ मंच पर होंगे। कमलनाथ जी ने 15 महीने में कोई काम भ्रष्टाचार के सिवा किया नहीं, 2 काम किए। एक छिंदवाड़ा में उन्होंने बैंड बजाने की ट्रेनिंग देने का कॉलेज खोला, और एक ढोर चराने की ट्रेनिंग का कॉलेज खोला। तो मैंने कहा हम तो किसान के बेटे हैं, हम तो पैदा हुए जब से ढोर चराना जानते हैं, लेकिन कांग्रेसी चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए, और इसलिए पूरे कांग्रेसियों 2023 के चुनाव के बाद 3 तारीख के बाद सब छिंदवाड़ा जाओ और ढोर चराने की और बैंड बजाने की ट्रेनिंग लो। अब तुम सत्ता में नहीं आओगे, हमेशा कमलनाथ जी के साथ ढोर चराओ और बैंड बजाओ। अब जनता तुम्हारी बैंड बजाएगी। कमल जी, आपकी भाषा शैली ऐसी है ना कि एक के बाद एक दूसरा सवाल हृदय से निकल कर आता है। तो एक अंतिम प्रश्न, कांग्रेस वाले यही आप पर आरोप लगाते हैं कि जब आप दूसरों पर आरोप लगाते हैं तो कुछ भी बोल जाते हैं, कई बार तो भाषा की मर्यादा भी नहीं रखते, अभद्रता भी आ जाती है। लेकिन जब आपके खिलाफ कोई आरोप लगाता है तो आप उस पर 100 करोड़ का मानहानि का दावा ठोक देते हैं। मैं अभी 500 करोड़ का करने वाला हूं कांग्रेस के प्रत्याशी के ऊपर। दोगने जी ने मेरे फोटो लगाया अपने
मोबाइल से और ट्वीट हीरो लगाया, मेरा फोटो लगा के कमल पटेल 70% कमीशन लेकर काम करते हैं, 70% दे जाओ और काम ले जाओ। मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं जब चुनाव लड़ता हूं तो जनता के बीच में ये नहीं कहता हूं कि आप मुझे वोट दो, मैं कहता हूं मेरी आवश्यकता नहीं, आपकी आवश्यकता है कमल पटेल। जनता की आवश्यकता है कमल पटेल और भारतीय जनता पार्टी, कमल का फूल। क्योंकि हम जब से राजनीति में आए हैं 1990 से, एक आदमी नहीं कह सकता कि 1 रुपया लेना तो क्या किसी अधिकारी को भी दिलाया हूं। कमल पटेल फोन करते थाने में, जब विधायक नहीं था तब भी, तो पैसे लेकर पुलिस वाले वापस करते थे, अधिकारी वापस करते थे, बिजली वाले वापस करते थे। मंडी में कांग्रेस के नेता लूटते थे, 2-2 किलो मैंने पकड़े। और इसलिए मैंने जब 93 में चुनाव लड़ा तो विष्णु राजौरिया जी मंत्री थे 10 साल के, और अर्जुन सिंह के खासम खास थे। बोले कि कमल पटेल को ऊंट के मुंह में टटेरा दे दिया, यानी टटेरा यानी जो गन्ना खाते हैं। तो मैं तो गांव का आदमी हूं, मैंने कहा टटेरे में एक पांस होती है, वो कांग्रेस के जबड़े में ऐसी फंसेगी कि जिंदगी भर नहीं निकलेगी। तो 30 साल से तो मैं आज प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, जीवन भर करूंगा। क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं, न खाते हैं न खाने देते हैं। जो मोदी जी कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, मैं 90 से आया हूं राजनीति में, हम भारतीय जनता पार्टी का सभी लोग कहते हैं न खाएंगे न खाने देते हैं। और इसलिए न तो 1 रुपया किसी से लिया न किसी अधिकारी को देने दिया। इसलिए जनता का दिल जीता, विश्वास जीता और विकास किया, इसके बल पर चुनाव जीतते हैं, हमारे काम के बल पर, हमारी ईमानदारी कहते हैं। आप थोड़ा सा नारायणी को बोलने का मौका दें। और इसलिए मैं अभी प्रमाणित है, मैं अभी नोटिस दे रहा हूं और 500 करोड़ का दावा करूंगा, और जितने दोगुने जी तुमने कमाए वो पूरे लूंगा, और वो पैसा मेरे पास आएगा। मैं जनता की, गरीब की सेवा जैसे करता रहा हूं, आगे करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद कमल पटेल जी, हमें समय देने के लिए। जोरदार तालियों के साथ